मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, क्लास 9 का टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम लोग नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था। ठीक, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़? उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक्स क्या क्या हमारे पास? हमने अभी तक पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड तक कि जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, किसका पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एक रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था। बट हम 9th क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे किसका? इरेशनल वैल्यू का एक नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं? टॉपिक का नाम क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब जो इरेशनल वाले नंबर्स हैं उसको हम किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि एग्जांपल हमने बताया था √2, √3, √5। क्या बोला था? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग एक नंबर लाइन पर बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। तो हमने कुछ लास्ट वाली वीडियो में हमने बता दिया था, एग्जांपल्स बता दिए, √2 का बता दिया, √3 का बता दिया था। बट अब हम दोबारा से उसको रिपीट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? एग्जांपल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमें रिप्रेजेंट करना है √3 इसमें ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो √3 मैंने बता दिया था √2 का इससे पहले। अब √3 कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा होता है? एग्जांपल समझ लीजिएगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाइए। आप नंबर लाइन बनाना जानते हो, इधर 0 होता है, 1 2, आगे तक ले जाइए, इसको 3 ले लीजिए, -1 -2। ठीक है, तो √3 लिया, तो √3 को पहले क्या करोगे? तोड़ोगे दो भागों में। कैसे कैसे तोड़ा? √2 प्लस √1। क्या करा? √2 प्लस √1। ये सिंपल है। तो हमने क्या करा? √3 को तोड़ा, तो हमने क्या कर सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हम लोग कितना भी चल सकते हैं और वर्टिकल 1 चलते हैं। तो हमने ब्रेक किया तो करीब करीब √2 प्लस √1 पे आ जाएगा ये। ठीक है ना? तो √2 पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा इस केस के लिए। तो पहले √3 से √3 को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? √2, फिर इसके ऊपर क्या जाएंगे? √1। तो √1 क्या होता है? तो क्या देखा हमने? √2 प्लस 1। ये एक तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट सीधे सीधे बताया गया है। ठीक है ना? तो हमने क्या करा? √3 को ड्रॉ करने के लिए √2 प्लस √1 में रखा। तो हमारे पास ग्राफ किसका? पहले किसका हमें नंबर लाइन बनाना पड़ेगा? पहले नंबर लाइन किसका बनाओगे? √2 का बनाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक वर्टिकल में डिस्टेंस डालेंगे। ठीक, तो मैंने ये सब चीजें पहले बता रखा था कि हॉरिजॉन्टल में हम कितना एक्सिस चलते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम कितना भी चल सकते हैं, और वर्टिकल में ओनली 1 स्टेप। ये यहाँ पे कितने भी स्टेप चल सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल पे आप कितने भी चल सकते हो, परंतु वर्टिकल पे आपको कितना चलना पड़ेगा? एक ही चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने √2 ड्रॉ किया, तो √2 कैसे ड्रॉ किया था? तो √2 कैसे आता था? 1 स्टेप चले और वर्टिकल भी 1 चले, तो ये क्या बन के आ गया था? √2। क्या बन के आ गया था? √2। इसका नाम क्या था हमारे पास? इस पॉइंट का नाम O A B। ठीक है बेटा, तो √2 कैसे बन गया था? ये √2 निकल के आ गया था। कैसे? हमारे पास हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा था। क्या अप्लाई किया था? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालनी है, कितनी आ रही है? ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं। ये 1 है और ये भी कितना है? 1 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आया? OB का स्क्वायर कितना आ गया? 2। OB कितना आ गया? √2।
वो भी कितना आ गया √2। इस तरीके से हमारे पास √2 की वैल्यू तो ड्रॉ होगी। अभी ड्रॉ कर रही है, अभी √2 हम पता पड़ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए और इसको एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा आर्क मारते हैं तो कुछ आर्क ऐसे लगता है वो, तो ये क्या निकल के आ गया फिर हमारे पास √2। ऐसा क्यों ये √2 निकल जाता है, क्योंकि एक सर्किल की ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है। आगे और ड्रॉ करोगे तो ये भी रेडियस बन के आएगी, ये भी √2 बन के आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ये क्या बन के आ गया √2 बन के आ गया। अब बात करते हैं √3 के लिए। क्या बात करते हैं √3 के लिए, तो हमने √3 के लिए क्या करते हैं, रफ कर देते हैं है ना। √3 का हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, √3 का बता रहा है। तो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2, ठीक। और √3 की बात करते हैं। √3 के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा पहले, √2। तो √2 की वैल्यूज कहाँ आ रही थी हमारे पास, 1 और 1 करके चले तो हमारे पास √2 ये बन के आ गया था, ठीक है ना। अगर हम वन स्टेप चल देते हैं वर्टिकली, तो ये अगर हम एक्सिस मानते हैं, इसको एक्सिस मान लेते हैं, तो इसका वर्टिकली कैसा होगा, वर्टिकली परपेंडिकुलर होगा इसका अगर इसको एक्सिस माने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानने हैं, तो इसका वर्टिकल एक्सिस कैसा होगा। देखो हॉरिजॉन्टल ऑलवेज वर्टिकली होता है, तो कैसा होता है वो 90 डिग्री पे होता है, बताया था। तो दिस इज ऑल, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वर्टिकल इसका ऐसा ही जाएगा, तो वो कितने बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रहा है सबके, नहीं आए तो दोबारा से उसमें कमेंट मार देना, सर समझ में नहीं आया मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगा, ठीक। तो ये √2 है हमारे पास, और ये कितना आ गया, 1 स्टेप आ गया, तो ये कितना बन के आ गया, ये √3 बन के आ गया। कैसे बन के आया, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा से पाइथागोरस लगाया, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज क्या था, OB का स्क्वायर बराबर BA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OB हमें नहीं पता वाला कितना है अभी, OB का स्क्वायर, BA कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो OB कितना आ गया, OB का स्क्वायर 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो OB कितना आ गया √3, ये भी कितना आ गया है, दिस इज √3। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अब इसमें मैंने एग्जांपल बता दिया, इसके बेसिक पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉपी में, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना कि सर ऐसे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, √2 के जैसे हमने ड्रॉ किया था, पहले हमें क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल और लेता हूँ और वैल्यूज देता हूँ, सभी समझ में आ जाता है। अभी और एग्जांपल्स देते हैं। √3 बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास √4 का बताना है, इसका एग्जांपल लेता हूँ आपसे। √4 क्या, √4 रेशनल है कि इरेशनल है, तो √4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है, √4 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर बन के आ गया। सो हमारे पास √4 की कोई भी वैल्यूज को, कोई से √4 क्या है, रेशनल नंबर है, परंतु हमें ड्रॉ क्या करना है, इरेशनल को। तो इसीलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं √5। तो √5 को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो √5 को तोड़िए, 4 + 1, इसको और तोड़ा गया तो कितना आ गया हमारे पास, √4 को तोड़ा गया तो कितना आ जाएगा 2 + 1, मतलब 2 तो हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा और एक ये वर्टिकल चलना पड़ेगा। तो नंबर लाइन बनाया हमने 0, ये -1 डिस्टेंस ज्यादा लेता है, -1 -2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना चलना हमें 2 स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मतलब क्या हुआ 2 स्टेप। हमने स्टेप मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल में आप कितने भी स्टेप्स को चल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 2 स्टेप है, 2 स्टेप आगे चले हमने और 1 स्टेप वर्टिकल चले हम। वर्टिकल का इतना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ रखना है, जितना एक होगा एक उतना ही लेके चलना है, ये ले लिया और इसको सेंटर मानते हो, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। तो कंपास का साइज फिक्स करना है इससे इधर तक का, ये सिमिलरली तो हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया। तो कंपास का साइज फिक्स करते हो तो एक आर्क लग जाता है,
जब ये आर्क लग के आएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये √5 की निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, सबके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसको पाइथागोरस की अप्लाई करने का, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखिए ओ ए बी, तो सिमिलरली ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √5। मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया, आपको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जब बात करते हैं √11 सॉल्व करना है, क्या √11 इरेशनल है कि रेशनल है, पहले ये चेक करिएगा। तो √11 एक इरेशनल वैल्यू है, तो √11 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बताइए, √10 प्लस 1 ऐसे टूटेगा ऑब्वियसली, √10 प्लस 1। √10 की वैल्यू को कैसे तोड़ा जाएगा, 9 प्लस 1। इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको √9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 1, मतलब 3 चलना पड़ेगा, 1 चलना पड़ेगा, तब जाके तो क्या बनेगा √10। √10 के ऊपर एक डंडा ऊपर 1 मीटर का और चलोगे, मतलब 1 स्टेप और चलोगे तो क्या बन के आएगा ये √11। ये ऐसे करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। कम टू द एक्सरसाइज 1.2 सॉरी, जिसके समझ में नहीं आया उसको कमेंट में मार दीजिएगा, समझ में नहीं आया मैं करा दूंगा दोबारा से। ओके स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है क्लासेस में? मार्वल क्लासेस। सब्सक्राइब करिए बेटा, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए एक्सरसाइज क्या कहता है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करते हैं इसके 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो सॉल्यूशंस करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और या फिर फॉल्स है, और इससे बोला जस्टिफाई आंसर, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको क्या पता थी, रियल नंबर मैंने बताया था, रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में बांटा था, एक तो डेसिमल था, एक विदाउट डेसिमल था। तो रियल नंबर क्या था, जिसमें रेशनल होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने क्या बोला था रियल नंबर में, मैंने क्या बोला था रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर में रियल नंबर जो होता है वो कंटेन करता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और भी नंबर्स को बताता है, बट अभी इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 ही हैं। तो रियल नंबर 2 चीज से था, रेशनल और इरेशनल। उसने बोला है कि जो प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, नो। सो आंसर क्या होगा फर्स्ट का नो, क्योंकि एवरी रियल नंबर कंटेन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और ना नहीं आया तो क्या लिखोगे, नो। सॉरी क्वेश्चन का गलत रीड किया है। क्वेश्चन क्या बोला, सॉरी बेटा गलत रीड किया है। इसको बोला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हाँ, जो रियल नंबर जो होगा उसमें रियल नंबर क्या होता था, दोबारा रिपीट कर देते हैं। रियल नंबर क्या था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो उसने बोला है कि प्रत्येक रियल नंबर क्या वो इरेशनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर दोनों पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर जो होगा, इरेशनल नंबर क्या शो करता है, एक रियल नंबर शो करेगा नहीं करेगा। तो प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा, आंसर क्या होगा, ट्रू। आंसर ट्रू क्यों होगा, क्योंकि रियल क्या करता है, रियल नंबर कंटेन करता है रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर कब बनेगा, जब अगर कोई रेशनल वैल्यू है, इसका मतलब रियल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 22/7 इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज आल्सो, ये इरेशनल नंबर है बट दिस इज आल्सो अ रियल नंबर, ये रियल नंबर भी तो है। तो यही तो कहना चाहता है वो कि
जो प्रत्येक जो एवरी इरेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर है कि नहीं है, तो इसमें क्या लिखोगे? ट्रू। इसमें ट्रू लिख दोगे। इसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, रियल नंबर कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो प्रत्येक रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर कंटेन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उस क्वेश्चन में। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रूट m। इसने बोला है कि जो एक नंबर लाइन पे जो सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं, एक नंबर लाइन पे जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, क्या वो रूट m की फॉर्म में होते हैं? भैया m क्या एक नेचुरल नंबर है, m क्या नेचुरल नंबर है। तो इसने क्या बोला है? m इज अ नेचुरल नंबर है। तो m एक नेचुरल नंबर है तो वैल्यूज क्या क्या होती जाएंगी? √1, √2, √3, √4, √5, ठीक है ना? रूट यही तो होता जाएगा। तो क्या जो एक नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर शो होते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों शो होते हैं। और रूट m क्या है? इरेशनल फॉर्म है, ठीक है ना? तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर शो कर देगा 1, ये √2 करेगा, ये √3 सॉल्व करेगा, 2 सॉल्व करेगा, √5 सॉल्व करेगा। तो ये सब ये क्या है हमारे पास? इरेशनल वैल्यूज हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या करता है कि एक नंबर लाइन पे, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स। बिकॉज ऑन नंबर लाइन both the numbers are exist। कौन कौन से? √m एंड रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या था कि इसने क्या बोला कि एक नंबर लाइन में क्या √m ही एग्जिस्ट करता है? नहीं, √m जो करता है वो एग्जिस्ट करता है, परंतु इधर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसने क्या बोला है कि देखिए इधर दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, प्रत्येक पॉइंट, एक नंबर लाइन लिया, 0 बनाया, 1 2 3, तो 1 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या कहा गया है? जो प्रत्येक, उसमें बोला गया है कि जो एक नंबर लाइन पर सारे के सारे पॉइंट का रूट m की फॉर्म होते हैं? नहीं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो नंबर लाइन पे दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। सो इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। उसने बोला है कि प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल होता है? प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल होता है? नो, क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है, परंतु एक इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर हो सकते हैं। ध्यान रखना, कंडीशंस को लिख देता हूं मैं। एवरी irrational number is real number, but every real number is not irrational। समझ लीजिएगा, एक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, परंतु एक रियल नंबर वो एक इरेशनल नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। एक रियल नंबर वो एक इरेशनल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? एक रियल नंबर रेशनल भी एग्जिस्ट कर सकता है और इरेशनल भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर भी क्या लिखोगे आप? फॉल्स लिखोगे, बिकॉज जो फर्स्ट कारण है रियल नंबर कंटेन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, जो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या वो इर्रेशनल है, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन एग्जांपल द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रखा है इसने, क्वेश्चन क्या रखा है इसने, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात हम बता देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहले, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से, एग्जांपल क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑन सो ऑन चलेंगे, ऑन सो ऑन चलते रहेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। नो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं, इसका स्क्वायर रूट करता हूं, इसका करता हूं, इसका करता हूं, इसका करता हूं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा √2, इसको सॉल्व करते हैं इसका √3, इसको सॉल्व करते हैं इसका 2, इसका करते हैं √5। क्या देखा गया, क्या देखा गया, सो √1 √4 √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये कि √1 √4 और √9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इर्रेशनल नहीं शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो द आंसर इज नो। सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स contain rational plus irrational numbers, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो कंटेन करते हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंटेन करते हैं। सो यू कांट से दैट द आंसर इज, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या यहाँ पे लिख देगा आंसर नो स्टार्टिंग में। आंसर क्या लिखोगे आप, दोबारा समझा देता हूँ। उसने क्या बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, ठीक है ना, आपको आंसर देना। तो उसने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑन सो ऑन। तो क्या ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। तो क्या ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या इर्रेशनल होते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें कुछ रेशनल भी होते हैं, कुछ इर्रेशनल भी होते हैं। सो द आंसर इज नो। चलिए थर्ड करते हैं, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या शो करना है, रफ कर देते हैं। जिसका समझ में नहीं आया बेटा कमेंट में मार दीजिएगा, तो समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगा आपको। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है सीधे कमेंट में करिएगा, सही चीज समझ में नहीं आएगा। और अच्छा लगे तो जरूर एक बार अच्छा बोलिए, लाइक जरूर करिए चैनल को। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 को शो करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, √5 को शो करना है एक नंबर लाइन में। √5 कैसे तोड़ते हैं हम, 4 + 1, तो कितना आ गया 2 + 1, सॉल्व किया 0 1 और 2 और 1 स्टेप ही आ गया। तो ये क्या बन के आ गया √5, और ये क्या बन के आ जाएगा √5 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था। और जस्टिफाई में आप क्या लिखोगे, जस्टिफाई में ऐसे लिखोगे, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू BA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OB कितना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया OB का स्क्वायर OB का स्क्वायर कितना आ गया 5, OB कितना आ गया √5। ये जस्टिफिकेशन में आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिएगा। ये 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट चलिए नया टॉपिक, रियल नंबर एंड देयर एक्सटेंशंस। नंबर सिस्टम का आफ्टर एक्सरसाइज 1.2 नया टॉपिक है हमारे पास, रियल नंबर एंड देयर एक्सटेंशन। तो रियल नंबर, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहे हैं,
और उनके एक्सपेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरे पास 3 केसेस हैं, ठीक है ना, मेरे पास 3 केसेस हैं। जब 10/3 को डिवाइड दिया और जब 7/8 को डिवाइड दिया और 1/7 को डिवाइड किया, ठीक है। जब 10/7 को डिवाइड दिया था तो हमारे पास क्या देखा जा रहा था, वैल्यू एक ही, जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था कैसा आ रहा था, सेम निकल के आ रहा था। रिमाइंडर कैसे निकल के आ रहा था, 1 1 1 1। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोल दिया गया था, हमने क्या बोल दिया था, क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। क्या था हमारे पास है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। तो क्या हो रहा था ऐसे फंक्शंस में, क्या होता है, ये क्या था फंक्शन हमारे पास, ये कैसा वैल्यू, ये कैसा लॉन्ग डिवीजन, हमने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या देखा था कि जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, नॉन टर्मिनेट हो रही है, परंतु वो क्या कर रही है, रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेट हो रही है परंतु वो क्या कर रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसे फंक्शंस में क्या होता है, ऐसे वाले वैल्यूज में क्या होता है, देखिए डिवाइजर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 3। तो जो रिपीट वाली जो वैल्यू होती है ना, द रिपीट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3। मतलब क्या देखा गया, जो 3 है इसके बाद वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, एक ही चीज, रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक ही रिमाइंडर आ रहा है 1 1 1, ठीक है। तो वो क्या देखा गया हमने कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर है जो 3 डिवाइजर है उससे छोटा ही रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिपीट 1 ही आ रहा है, रिमाइंडर एक ही निकल के आया उसका। इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक, या फिर ये कह दो एक ही बार रिपीट हो रही है, मतलब जैसा डिवाइजर होगा वो उतनी बार ही रिपीट होगी, ठीक है। उससे कम, जो भी डिवाइजर होता है उससे कम ही रिपीट होती है। जैसे एग्जांपल इधर ले लेते हैं, ये 7 है, यहाँ पे कितना है, डिवाइजर कितना हमारे पास 7 है, तो जो वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो रिपीट नंबर है नॉट ग्रेटर देन 7। तो जो रिपीट नंबर है वो कैसा है, वो 7 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है बार बार रिपीट होगी, तो इसको ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। क्यों, क्योंकि इससे क्या है कि वैल्यू आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये वाला जो फंक्शन, ये वाला जो लॉन्ग डिवीजन को 7/8 को हमने सॉल्व किया, तो ये एक हद तक जाके खत्म हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब डिवाइजर सेम कंडीशन है तो क्या हुआ, डिवाइजर कितना है 8 है, नहीं है, जब 8 डिवाइजर है तो वो 3 वैल्यूज में ही खत्म हो गया। तो मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं शुड नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर। और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं बताता हूं आपको एक और एग्जांपल। ये ले लीजिए एग्जांपल 1/4 ले लीजिए, 1/4। तो 4 को हमने डिवाइड किया 1 से, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, कितना आ गया 2, फिर लगाया 0, तो 4 5 जा 20। तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब क्या होता है कि जो रिपीट वैल्यू होती है, या फिर जहां पर भी फंक्शन खत्म हो, या फिर जो रिमाइंडर आता है, वो डिवाइजर से रिमाइंडर जितनी बार भी आ रहा है हर स्टेज पर, वो ग्रेटर नहीं होता किससे, डिवाइजर से। इधर देखो रिमाइंडर कितना था 1 था, इधर रिमाइंडर कितना था 1, तो इसका रिपीट हो रहा है ना, तो इधर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो स्टेज फर्स्ट पर रिमाइंडर आ रहा है। तो जब स्टेज सारी सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर ओनली हमारे पास क्या रहा, एक ही रहा है। जब रिमाइंडर एक है तो एक मतलब एक ही रिमाइंडर आया है। इस स्टेज पर हमने देखा रिमाइंडर पर 3 आया, फिर 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, तो इस तरीके से कितनी बार रिमाइंडर आया हमारे पास, 6 बार रिमाइंडर आया, तो वो डिवाइजर से छोटा है। तो हर केसेस में क्या देखा गया, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। चलिए एक इजी बात है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखा हमने, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। कैसे, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.3 बार। क्या कर रहा है, वैल्यू तो खत्म नहीं हो रही है परंतु वो रिपीट बाय रिपीट हो रहा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। इसी तरीके से हमने इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग। क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फंक्शन। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा, वो फंक्शन, वो वैल्यू जो कि फुल डिवाइड हो जाती है उसे हमने क्या बोल दिया, टर्मिनेट बोल दिया। और इसमें हम देखते हैं कि सेम यही वही वाला केस है, ये आफ्टर द 6 रिमाइंडर, इस 6 रिमाइंडर के बाद
वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इससे हमने इसीलिए क्या बोल दिया गया, इसको हमने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल 6 करते हैं। अब हमने तो ये तो पढ़ लिया, अब डेसिमल, अब हमें क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। हाँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म्स में लिखना है। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कोई भी एक डेसिमल वैल्यू को, किसी भी एक डेसिमल वैल्यू को हमें किसी फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल नंबर 6, 3.142 678, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। पी अपॉन क्यू मतलब क्या होता है, एक रेशनल वैल्यू होती है जो कि आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करा, सीधे पॉइंट को रिमूव किया और नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। तो ये क्या बन के आ गया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन के आ गया। ये तो टाइप फर्स्ट है, ये हम पहले बचपन से करते हुए आ रहे हैं, टाइप फर्स्ट है। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड की, टाइप सेकंड क्या कहता है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को क्वेश्चन दे रखा है 0.3333, इसको आपको शो करना है किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए समझ के आइए पहले। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक, तो हम क्या फर्स्ट इमेजिनेशन क्या करते हैं, इसको पहले हम, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, दे देगा 0.3 बार इक्वल्स टू, सॉरी ऐसे कह देगा 0.3333 ऑन सो ऑन इक्वल्स टू 0.3 बार, ऐसे भी दे सकता है वो, पैटर्न आप पे डिपेंड, कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है। आपको इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना है। किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें लेके आना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, चलिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना था हमें, ये है ना। तो हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x की वैल्यू को कितना मान लेते हैं, 0.333 और जो ऑन चल रहा है। अब ये देखते हैं कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 1 के आगे 0 लगा दीजिए। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके 1 के आगे 0 लगा दीजिए। या फिर आप ये कह सकते हो कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, पॉइंट के इधर वाली जो वैल्यूज होती है, पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू क्या होती है, टेंस, 100 फिर 1000 होती है। तो कौन सी वाली हो रही है, टेंस वाली। तो यहाँ पे सीधी सी सिंपल में आप ये कह सकते हो, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके आगे 0 लगा सकते हो। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद ही एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसीलिए क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया। तो हमने क्या करा, इसमें क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो ये कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू 3.333 ऑन जो ऑन लिख दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू है इसको सेपरेट कर दीजिए। तो 10x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस 0.333 ऑन शो ऑन। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब ये 10x रहा अपनी जगह, इसको 3 लिख दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, प्लस x कर दीजिए। अब इसको इधर इंटरचेंज कर दीजिए, 10x माइनस x बराबर 3, तो क्या निकल के आ गया, 9x बराबर 3। तो x कितना आ गया, 3/9। तो इसको काटोगे कितना आ गया हमारे पास, 1/3। तो x बराबर कितना आ गया, 1/3। ये बात सबके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0.33 बार, 0.33 बार। तो हमने क्या करा, पहले x की वैल्यू कितनी मानी, 0.33 बार मान ली। और इसमें हमने क्या करा, 10 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लेते हैं कि 0.25 रिपीट हो रही है,
तो 100 का मल्टीप्लाई, 0.2565 ये रिपीट हो रही है तो 10,000 का मल्टीप्लाई, इस डिपेंड करता है चीजों पर। तो हमने क्या करा, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x बराबर 3.33 आ जाएगा। सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना। अब मैं आपसे बात कहता हूं कि आपको क्या करना है, 2/3 को एक डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 2/3 को एक डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1/3 से कर देंगे, या 2 ब्रैकेट लगा के 1/3 कर सकते हैं। एक मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पे आने वाला है। जब तो 1/3 की वैल्यू कितनी है, 0.33 तो कितना आ गया, 0.666। तो हम ये भी कर सकते हैं। आगे समझ में आया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1.27 वाला देखते हैं। सबके समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा दोबारा से दोबारा, जिससे कि आगे की तरफ प्रॉब्लम्स नहीं आए। और बेटा मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1.2727 ऑन 1 इक्वल्स टू 1.27 बार। इसको P/Q में लिखना है, इसको P/Q में लिखना है। तो इसको P/Q के लिए लिखने के लिए क्या करते हैं, तो पहले सेम वही कंडीशन, x मान लिया कितना 1.27 और 27 मैंने फिर लगा दिया डॉट डॉट। अब आपके सामने सब नजर आ रहा है, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो इधर 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है। जब ये 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में ना 100 का मल्टीप्लाई कर दिया साहब। जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल्स टू कितना हुआ 127.272727। तो हम पे ये बन के आ गया। समझ में नहीं आया। अब हमने क्या करा, इसको सेपरेट कर दिया। इधर 2 फंडे आ जाते हैं, मैं बता दूंगा, इधर से 2 फंडे निकल के आ जाते हैं, है ना। इसको आगे तो वहां पे भी रिपीट कर देते हैं। 100x बराबर 127 प्लस 0.2727 ऑन 2। तो 100x कितना आ गया हमारे पास 127 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास x। आगे नहीं आया, सॉल्व करा 99x इक्वल्स टू 127, x कितना आ गया 127/99। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। एक सेकंड तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ ये अच्छा गड़बड़ हो रहा था हाँ गड़बड़ हो रहा ठीक है। हाँ चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब देखा नहीं। तो यहाँ पे हमने 100x बराबर देखा हमने। अब इसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि सेपरेट कैसे करेंगे, ऐसे सेपरेट करेंगे कि 1.27 सामने आ जाए। तो पहले इस वैल्यू को आप लिखेंगे 1.27 और बाकी की जो वैल्यू बच रही है वो क्या है 126। तो सेपरेट कर दिया हमने। तो 100x बराबर कितना आ गया 126 और प्लस का x। तो 99x बराबर कितना आ गया 126। तो x कितना आ गया 126/99। अच्छा इधर की तरफ दूसरा मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी 1.272727, ये पहली इक्वेशन मान लीजिए। जब मल्टीप्लाई किया था 100 का तो क्या निकल के आ गया 100x इक्वल्स टू 1.272727, ये सेकंड में आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें से इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को माइनस कर दिया गया सेकंड से, तो 100 में से 100x में से x गया और 127 में से 127.27 में से 27 में से कितना गया 1.27 और 27
जब ये गया तो ये कितना आया 99x और ये कितना आ गया 126। तो x कितना आ गया 126 अपॉन 99। ये सॉल्व हो गया। जो भी आपको अच्छा लगे उसको करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा, इटरेशन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इटरेशन वैल्यूज को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। चलिए, शो दैट 0.325235 p अपॉन q फॉर्म है। तो ये सबके समझ में आ गया होगा। show that 0.235235 equals to 0.235 पे बार। तो आपको ये p अपॉन q की फॉर्म में शो करना है। कैसे करना है? p अपॉन q की फॉर्म में शो करना है। तो पहले वही कंटेन करते जो हम ड्रामा करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया हमारे पास। अच्छा, वो जो बार है ये 2 नहीं रिपीट हो रहा है, ये बस 35 आ रहा है और 35 आ रहा है, इधर बार नहीं है, ठीक है। तो आप पहले क्या लिख सकते हो, x बराबर 0.2353535 और जो। अच्छा, एक चीज इसमें देख रहे होगे कि 2 रिपीट नहीं हो रही है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। आप तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला 2 है, जो वैल्यू रिपीट नहीं होती है, वो क्या करती है, बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो वो अड़ंगा दे रही है, तो उस चीज को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो आपको इस 2 को हटाने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम 2 को हटाएंगे, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, अड़ंगा दे रहा है, क्योंकि हम लोग रिपीटिंग वाली वैल्यूज को चेंज करते हैं, रिपीटिंग वाली वैल्यूज को p अपॉन q में लाते हैं। तो 2 तो रिपीट नहीं हो रही है, तो 2 को पहले उधर ले जाओ। x पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 10, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10x बराबर कितना हो गया, 2 ऐसे मत लिखिए, 2.3535 ऑन जॉन। अब तो बड़ी दिक्कत, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो दिक्कत कर रही थी उसको ही हमने सीधे सीधे रिमूव कर दिया। अब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 35। जब 35 रिपीट हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, कि इसका 2 वैल्यू का रिपीट होना हो रहा है, कि 2 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 2 वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। तो 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो कितना हो गया 1000x इक्वल्स टू 235.3535 और जोन चलता रहा, ठीक है। इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में से। क्या कर देंगे, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड में से। तो हमारे पास जो थर्ड वाली थी क्या थी, वाली थी, तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो 1000x में से क्या माइनस कर दिया, 10x माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 10x माइनस कर दिया। और 235.3535 में से क्या माइनस कर दिया, क्या 2.3535 और ये कर दिया। तो जब हमने इसको माइनस किया तो 90x आ गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 233। यही आ रहा होगा सबका। तो x कितना आ गया, 233 अपॉन 990। तो ये क्या निकल के आ गई, ये फॉर्म निकल के आ गई p अपॉन q की फॉर्म में। अब हम करते हैं अपने दूसरे वाले तरीके से। ये सब्ट्रैक्ट है, ये डॉट डॉट लगाएंगे आप यहाँ पे, फिर इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे तरीके से। तो हमारे पास क्या था, x कितना था 0.235 बार, यही था। तो हमने पहले क्या कर दिया, हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था।
है 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था जब 10। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, तो इधर की तरफ हम आगे बढ़ सकते थे, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ तक इधर ही कंडीशन तक सेम रखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10x क्या हो गया हमारे पास 2.3535 पहुंचो। फिर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल्स टू सॉरी 1000x, इसमें हम लोग ने 1000 का मल्टीप्लाई किया था। मैं इधर से ले रहा हूँ बेटा सेम, है ना। 1000 क्या होगा हमारे पास 235.3535। अब क्या करना, सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कैसे करेंगे देखेंगे हम। तो 1000x सेपरेट कर दीजिए, जो इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे एक तरफ। तो हमने क्या किया, इसको तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इस तरीके से सेपरेट कर दिया कि वो 10 की फॉर्म में आ जाए यहाँ पे। तो हमने क्या करा, इधर की तरफ 2.3535 लिख दिया, और बाकी जो वैल्यू है कौन सी 233 इधर लिख दिया। तो 1000x बराबर क्या निकल के आ गया 233 प्लस 10x, तो क्या आ जाएगा 990 x इक्वल्स टू 233। तो x कितना आ जाएगा 233 अपॉन 990। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है पूछना कमेंट में डाल दे सर, सेकंड मेथड नहीं है। चलिए अब हमसे कह रहा है फाइंड करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पाई इज अ इरेशनल और रेशनल। पाई इज अ इरेशनल और रेशनल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। व्हाट इज पाई, पाई क्या होता है 22/7 और इक्वल्स टू 3.14। ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अभी गूगल तक भी नहीं पहुंचा, गूगल ने भी इसकी पूरी फाइंड नहीं करी है वैल्यू। तो आप डिवाइड करोगे तो ये यानी कब तक डिवाइड चलता रहेगा, तो ये डिवाइड नहीं होता है इसमें। तो वो क्या होता है, हम लोग पाई को अप्रोक्सीमेट मानते हैं। क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट। सो पाई अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलते हैं। तो पाई क्या है, अलग अलग डिजिट के साथ वो रिपीट भी नहीं होती है। पाई की वैल्यू आप देखोगे एनसीईआरटी में दे रखी है 3.141592638 ये देखो। तो हमने क्या देखा, अभी तक की कुछ 10 वैल्यूज हमने लिखी हैं। 10 वैल्यूज को जब लिखी तो वो कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है, और तो और उसने आगे ये भी शो कर दिया वो आगे जाके खत्म नहीं हो रहा है। जब वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और खत्म भी नहीं हो रहा है तो पाई कैसी हो गई, एक इरेशनल वैल्यू हो गई। उसमें आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल कराते हैं फिर स्टॉप करते हैं, फिर इसका एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है 1.3 करना, क्योंकि मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको दे दिया है स्टूडेंट, नहीं तो मैं ही करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब इसकी फाइंड। हमने अभी तक देखा था कि रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर रहे थे बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने क्या फाइंड आउट किया था, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था। परंतु दो रेशनल नंबर के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर। तो जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रखा है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा था, जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करते तो हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे पास R एंड S था, दो नंबर थे, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे R एंड S। इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने थे क्या, रेशनल नंबर। तो क्या करते थे, R और S को ऐड कर दिया, भागे 2 कर दिया, ये करते थे। जब हमारे पास R और S दो रेशनल नंबर हैं, इसके बीच में इरेशनल फाइंड आउट करना है। इधर फाइंड आउट क्या करे थे, रेशनल, इसके बीच में इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, रूट R इंटू S कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट R इंटू S कर देंगे। परंतु वो भी गलत हो जाएगा, चलो देखते हैं, बता देता हूं। तो जब आप इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो हमने क्या करा, रूट 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो क्या निकल गया 2/40, रूट 2/40। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है साहब, 1/7। तो जब रूट लग के आ गया, दिस इज इरेशनल
वैल्यू, दिस इज इरेशनल वैल्यू। एक मेथड तो मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं, परंतु आपके पास ये सॉल्व तो होने वाला नहीं है आपके पास कि हाँ कि पॉइंट में आप कैसे, आप इस पॉइंट में कैसे शो कर सकते हो। आप √2 को मान लीजिए, √2 आप सॉल्व कर दोगे, √3 सॉल्व कर दोगे, 1/√7 को कैसे सॉल्व कर लोगे, है मत नहीं है। चलिए, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका निकाल देते हैं। हमने क्या निकाला तरीका, 1/7। 1/7 एक रेशनल नंबर है, 1/7 एक रेशनल नंबर है। जब इसको हमने डिवाइड दिया तो वो क्या निकल के आया था, हमने बताया था स्टार्टिंग में 0.1428 1.2857 फिर बार लग के आ गया था, नॉट 0। नहीं आया समझ में क्या, 0.1458 सॉरी 2857, ये एक 1/7 की वैल्यू थी। तो 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 तो मतलब 0.284। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 7 14, ऐसे निकल के आएगा 2 1 2, कुछ निकल के आएगा कितना आएगा 0.28, कितना आएगा 2 2 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 2 7 14, 14 की 1 कैरी लगी 10 11, 1 कैरी 8, 2 8 16 17, 1 कैरी लगी 2 4 5, फिर 1 5, 2 4 8, फिर आ गया 2, 28514 तो हमने क्या देखा, जो नंबर निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 285714, क्या निकल के आ गया 0.2855714। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई 2/7 की। अब इन दोनों के बीच में नंबर क्या हो गया, तो हमने क्या करा, इधर क्या होता है बेटा 0, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है। मान लो इधर 0.5 है, होगा ऑब्वियसली होगा, और 0 पॉइंट यहाँ पे करीब 0.1 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, होगा नहीं होगा। और आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे 0.3 होगा। तो वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 0.1 से 0.3 तक। देखो इन कंडीशंस को देख लिया था, तो क्या लिख दोगे, आपका जो मन करे, आपका जो मन करे वो लिख दीजिए। तो हमने क्या लिखा 0.157435438 ऑन जो मेरा मन था ये लिख दिया मैंने। जो भी कुछ भी वैल्यू लिख लीजिए, उल्टे सीधे अक्षर डाल दीजिए, परंतु वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या देखा हमने, ये लिख दिया हमने, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया इरेशनल। बाकी की जो चैप्टर्स हैं हम लोग कल करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के चैप्टर्स, ठीक है ना, दैट इज योर होमवर्क, यार 1.3 करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना आगे की तरफ बढ़ाइए चैनल्स को, और लाइक करिए, और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और प्रोवाइड करूंगा। इसके समझ में आए तो सर ओके करिएगा, जिसके समझ में नहीं आ रहा है बोल दीजिएगा कमेंट में, सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तुरंत बताऊंगा। ओके बेटा, सबके समझ में आया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।